Hello friends, welcome to Aspirant Girl channel. So how are you and how is your preparation going on? Friends, I think you all are good and your preparation is also going good. Friends, as you know that we are completing our 2021 banking awareness. So friends, अभी तक हम 9 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं जिसके अंदर हमने हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग पढ़ा है, आरबीआई का स्ट्रक्चर, फंक्शन और उसकी हिस्ट्री पढ़ी है, टाइप ऑफ बैंक अकाउंट पढ़े हैं और सरफासी एक्ट पढ़ा है एंड रिलेटेड टू दोज टॉपिक हमने कुछ क्विज किए हैं। तो अगर अभी तक आपने उन सारे सेशंस को नहीं देखा है तो यू विल गो एंड चेक द बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट। आपको वहाँ पे सारे सेशंस मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप वो सारे सेशन देख के आज का सेशन अटेंड करते हैं तो फ्रेंड्स आपके जो उन टॉपिक से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेरी है, वो सारी क्लियर हो जाएंगी और इस टॉपिक को समझना बहुत इजी हो जाएगा। बट अगर आप इस टॉपिक से भी स्टार्ट करते हैं, आज से भी स्टार्ट करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से समझ सकते हैं। बट अगर आप उनको कंप्लीट करके तब इसको देखते हैं तो वो मोर बेनिफिशियल होगा, मतलब पॉजिटिव एक पॉजिटिव प्लस साइन ऐड हो जाएगा। अगर आपका 9 इस सेशन को करके 10 आउट ऑफ 9 स्कोर हो रहा है तो उसको उन सारे सेशंस को अटेंड करने के बाद इस सेशन को करने से आपका 10 आउट ऑफ 10 हो जाएगा स्कोर। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विल स्टार्ट आवर सेशन। एज यू नो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। व्हाट इज दिस? डीआईसीजीसी क्या होता है हम हाँ, और क्या इसका फंक्शन होता है, सब हम इसके अंदर में देखते हैं। लेट्स सी व्हाट इज डीआईसीजीसी। जैसा कि क्वेश्चन या हेडिंग जो है वो शो कर रही है आपको, व्हाट इज डीआईसीजीसी। तो डीआईसीजीसी जो है, it is a 100% subsidiary of the Reserve Bank of India and was set up to provide deposit insurance to the bank in India। ये 100% सब्सिडरी होती है रिजर्व बैंक की, यानी कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है इंडिया का, उसकी ये 100% सब्सिडरी है। और इसको सेटअप किया गया था ताकि ये डिपॉजिट इंश्योरेंस, यानी कि जिस भी अकाउंट में आपने डिपॉजिट कराई हुई है अपनी मनी जितनी भी, उनके ऊपर कुछ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगा इंडिया के अंदर जितने भी बैंक हैं। Second point is that the deposit of all the customers with commercial banks and cooperative banks are insured under the DICGC. Only primary cooperative society are not covered under DICGC। यानी कि जितने भी कस्टमर होंगे कमर्शियल बैंक के और कोऑपरेटिव बैंक के, वो सारे के सारे इंश्योर्ड होंगे DICGC के अंडर। सिर्फ प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी कवर नहीं होती है DICGC के अंडर। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे व्हाट इज प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये एक विलेज लेवल पे और एक टाउन लेवल पे, या तो विलेज लेवल पे या फिर टाउन लेवल पे फॉर्म होती है। ये एक एसोसिएशन होती है जिसको फॉर्म किया जाता है विलेज लेवल पे या फिर टाउन लेवल पे। ओके फ्रेंड्स, एंड इसके अंदर जो हमारे मेंबर्स होते हैं इस एसोसिएशन के, वो एक पर्टिकुलर सोसाइटी में रहते हैं। तो इसीलिए विलेज लेवल पे और टाउन लेवल पे फॉर्म किया जाता है। और जो भी मेंबर होते हैं वो या तो बोरोवर होते हैं या फिर नॉन बोरोवर होते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा डीआईसीजीसी का। प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है वो आपको, ये एक विलेज लेवल पे फॉर्म की हुई एक एसोसिएशन होती है जिसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर सोसाइटी में रहते हैं। और वो जो मेंबर्स होते हैं या तो वो बोरोवर होते हैं या फिर वो नॉन बोरोवर होते हैं। तो इसके अंदर जो हमारा डिपॉजिट जो होता है, सारे कस्टमर्स जो भी कमर्शियल बैंक के होते हैं या फिर कोऑपरेटिव बैंक के जो भी कस्टमर्स होते हैं, वो इंश्योर्ड होते हैं डीआईसीजीसी के अंडर। सिर्फ प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो हमारी कवर्ड नहीं होती है डीआईसीजीसी के अंडर। जो डीआईसीजीसी होता है वो इस्टेब्लिश होता है ऑन जुलाई 15 1978। ये हमारा कब स्टेब्लिश हुआ था फ्रेंड्स? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर दिस कि ये कब स्टैब्लिश हुआ था। जुलाई 15 1978 को ये फॉर्म हुआ था अंडर द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961। तो किस एक्ट के अंदर ये स्टैब्लिश हुआ था? 15 जुलाई 1978 को डीआईसीजीसी एक्ट 1961 के अंडर ये स्टैब्लिश हुआ था। इट प्रोवाइड इंश्योरेंस ऑल काइंड ऑफ बैंक डिपॉजिट सच एज सेविंग, करंट, रिकरिंग एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। तो ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है हर टाइप के अकाउंट को, हर टाइप का डिपॉजिट, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो,
उसमें जितना डिपॉजिट होता है, करंट अकाउंट में जो डिपॉजिट होता है, रिकरिंग एंड फिक्स डिपॉजिट्स, ये सभी टाइप के डिपॉजिट्स को क्या प्रोवाइड कराता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है। फ्रेंड्स, हमने सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये हम टाइप ऑफ बैंक अकाउंट्स में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पे सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। कौन से बैंक जो होते हैं वो हमारे इंश्योर्ड होते हैं डीआईसीजीसी के द्वारा। आपको पता चल गया डीआईसीजीसी क्या होता है। डीआईसीजीसी जो होता है ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है जितने भी डिपॉजिट होते हैं बैंक के अंदर, इंडिया के अंदर। ओके, तो डिपॉजिट जो भी हमारा डीआईसीजीसी होता है वो कौन कौन से बैंक जो होते हैं वो इंश्योर्ड होते हैं डीआईसीजीसी के द्वारा। एक होते हैं हमारे कमर्शियल बैंक और एक होते हैं हमारे कोऑपरेटिव बैंक। फ्रेंड्स, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल बैंक्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस सेशंस में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप देख सकते हैं अपने बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट में जाके, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो अब हम देखते हैं ऑल कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक फंक्शनिंग इन इंडिया, लोकल एरिया बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक आर इंश्योर्ड बाय द डीआईसीजीसी। यानी कि सारे कमर्शियल बैंक वो फॉरेन बैंक जिनके ब्रांचेस इंडिया के अंदर काम कर रही हैं, वो सारे कमर्शियल बैंक्स तो होते हैं, लेकिन वो फॉरेन बैंक जिनके ब्रांचेस इंडिया में काम कर रही होती है वो भी होते हैं। सारे लोकल एरिया के बैंक्स होते हैं और सारे जो हमारे रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं वो इंश्योर्ड होते हैं डीआईसीजीसी के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, सारे स्टेट, ऑल स्टेट, सेंट्रल, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉट प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक है। फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको हर एक वर्ड को अच्छे से देखना है। काफ़ी सारी चीज़ें एक जैसी लगती हैं लेकिन वो डिफरेंट होते हैं बहुत छोटे से माइनर से डिफरेंस की वजह से। तो सारे जो स्टेट, सेंट्रल और प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ओके, स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, जिनको क्या कहा जाता है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, functioning in states and union territories which have amended the Local Cooperative Societies Act empowering the Reserve Bank of India। सारे स्टेट, सेंट्रल और प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक जो कि स्टेट्स में काम कर रहे होते हैं या फिर यूनियन टेरिटरीज में काम कर रहे होते हैं, जिनको अमेंड किया गया है लोकल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत, वो एम्पावर करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो सारे के सारे इंक्लूडेड वो होते हैं डीआईसीजीसी के द्वारा, वो इंश्योर्ड होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आता है हमारा प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि वो इंश्योर्ड नहीं होते हैं डीआईसीजीसी के द्वारा। प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी अभी अभी हमने समझा है फ्रेंड्स। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट डज द डीआईसीजीसी इंश्योर। तो डीआईसीजीसी हमारा क्या इंश्योर कराता है, देखते हैं। In the event of a bank failure, DICGC protect bank deposits that are payable in India. The DICGC insure all SIP deposits such as saving, fixed, recurring, current, except the following type of deposits। यानी कि जब हमारा कोई भी बैंक फेलियर हो जाता है, यानी कि बैंक करप्ट हो जाता है, यानी कि बोले तो हिंदी में दिवालिया निकल जाता है, यानी कि कोई भी बैंक फेलियर होता है या कोई भी बैंक करप्ट होता है या फिर कोई भी बैंक का दिवालिया निकलना, वो लॉस में चला जाता है बैंक, तो डीआईसीजीसी जो होता है, जो भी बैंक के अंदर में डिपॉजिट्स होते हैं उनको पेएबल करवाता है। डीआईसीजीसी एक ऐसा इंश्योरेंस होता है, जब बैंक फेलियर होता है या बैंकक्रप्ट होता है, दिवालिया होता है, तो वो प्रोटेक्ट करता है बैंक डिपॉजिट को जो कि पेएबल होता है इंडिया में। ओके, समझ में आएगा। मान लो आपने बैंक के अंदर में 5000 रुपीज डिपॉजिट किए हैं, तो अगर बैंक बैंकक्रप्ट हो रहा है या बैंक फेलियर हो रहा है, बैंक लॉस में जा रहा है, तो डीआईसीजीसी जो है, जो भी आपका डिपॉजिट होगा 5000, उसको वो प्रोटेक्ट करेगा और उसको पेएबल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो बैंक आपको आपका 5000 रुपी दे देता है, लेकिन एक लिमिट तक आपको वो इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है डीआईसीजीसी। ओके, डीआईसीजीसी जो है वो हमारे हर तरह के डिपॉजिट्स पे क्या करता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है। बट जैसे कि आपको हमने अभी देखा, सेविंग, फिक्स्ड, करंट,
रिकरिंग, इन सारे डिपॉजिट्स के ऊपर वो इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है। बट कुछ ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जिसमें वो नहीं कराता है, तो हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे डिपॉजिट्स हैं जिन पर वो नहीं प्रोवाइड कराता है इंश्योरेंस। डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट के जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपॉजिट्स, इंटर बैंक डिपॉजिट्स, डिपॉजिट ऑफ स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स विद स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, एनी अमाउंट due on account of any deposit received outside India, and any amount which has been specifically exempted by the corporation with the previous approval of the Reserve Bank of India। जो फॉरेन गवर्नमेंट का डिपॉजिट होता है उसको इंश्योर नहीं करता, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के डिपॉजिट को इंश्योर नहीं करता, इंटर बैंक डिपॉजिट्स को इंश्योर नहीं करता है, और जो भी स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ में जो स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक होते हैं उनके डिपॉजिट को इंश्योर नहीं कराता। कोई भी अमाउंट ड्यू की जाती है, ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिपॉजिट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, मान लो इंडिया के कोई भी अकाउंट इंडिया में है और उसके आउटसाइड मतलब इंडिया के बाहर किसी अदर कंट्री में उसका डिपॉजिट जो रिसीव किया जा रहा है, तो उसके अमाउंट पे कोई भी इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कराएंगे। एंड एनी अमाउंट विच हैज़ बीन स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड बाय द कॉर्पोरेशन, यानी कि कोई भी अमाउंट जो कि स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड होती है, मतलब उसे माफ़ किया जाता है या छोड़ दिया जाता है बाय द कॉर्पोरेशन के द्वारा, एग्जेम्प्टेड होती है प्रीवियस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रीवियस अप्रूवल, इनके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पहले ही अप्रूवल लिया गया है कि वो जो हमारी अमाउंट है वो स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड होगी कॉर्पोरेशन के द्वारा, वो अमाउंट पे भी वो क्या नहीं प्रोवाइड कराता, डीआईसीजी से इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कराता है। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। विल मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। व्हाट इज द मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट इंश्योर्ड बाय द डीआईसीजीसी, यानी कि डीआईसीजीसी जो है वो क्या मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट जो है वो इंश्योर्ड करता है। कुछ लिमिट तक ही जो है हमारा डीआईसीजीसी है, कुछ लिमिटेड अमाउंट को ही इंश्योर्ड करता है, उससे अबव के अमाउंट को वो इंश्योर्ड नहीं करता है। तो हम देख लेते हैं क्या मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट होते हैं। ईच डिपॉजिटर इन अ बैंक इज इंश्योर्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹5 lakh for both principal and interest, amount held by him in the same right and same capacity as on the date of liquidation or cancellation of bank's license or the date on which the scheme of amalgamation, merger, reconstruction come into force। फिर इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो हर डिपॉजिटर होता है, कोई भी एक डिपॉजिटर या भी कोई भी कस्टमर किसी भी बैंक का है, उसकी वो मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की जो अमाउंट होगी उस पर वो जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगा। उसमें हमारा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों इंक्लूडेड होगा। ओके। और ये कब तक प्रोवाइड कराएगा? जब तक बैंक का लाइसेंस, मान लो बैंक फेलियर हो रहा है, बैंक बैंकरप्ट हो रहा है, तभी तो वो इंश्योर प्रोवाइड करा रहा है इतने अमाउंट तक का। तो जब तक उसका कैंसिलेशन बैंक लाइसेंस होता है उस डेट तक का, और द डेट मतलब तब तक जब तक बैंक का कैपेसिटी एज ऑन द डेट ऑफ लिक्विडेशन और कैंसिलेशन ऑफ बैंक लाइसेंस, यानी कि जब तक बैंक का लाइसेंस कैंसिल होता है उससे पहले तक जो है 5 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगा। और उस डेट मतलब जब तक बैंक के पास अपना लाइसेंस है तब तक वो इतना इंश्योरेंस प्रोवाइड, लाइसेंस कैंसिल होने से पहले पहले उसको ये सारा इंश्योर प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और द डेट ऑन विच किसी भी स्कीम के तहत अगर उसका अमालगमेशन हो रहा है, मर्जर हो रहा है या रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, तब तक उसको क्या करना पड़ेगा, ये जो अमाउंट है वो इंश्योर्ड करा के अपने सारे डिपॉजिटर को प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी भी एग्जांपल देखते हैं कि इसमें सिर्फ 5 लाख तक का नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में 500 रुपये हैं, 500 नहीं 50,000 रुपये हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जब आपके अकाउंट में 50,000 रुपये हैं और बैंक फॉर एग्जांपल कोई भी एक बैंक है, मान लो हमने ले लिया यूनियन बैंक, तो जो यूनियन बैंक है वो हमारा क्या होना है, बैंक फेलियर हो गया उसका, या बैंक करप्ट हो चुका है, या फिर उसका मर्जर हो रहा है, या फिर उसका लाइसेंस कैंसिलेशन हो रहा है, तो वो 50,000 अगर किसी भी कस्टमर का 50,000 उसके बैंक अकाउंट में है तो 50,000 तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगा। और एक कस्टमर ऐसा है जिसका 6 लाख जो है वो हमारा है, उसके अकाउंट में 6 लाख रुपीज हैं। तो फ्रेंड्स ये सोचिए कि वो 6 लाख तक का इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड कराएगा, वो सिर्फ 5 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगा, यानी कि 5 लाख से बिलो कितनी भी अमाउंट हो वो सभी पे इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगा। और अगर 5 लाख से अबव होगी तो वो सिर्फ 5 लाख तक का ही प्रोवाइड कराएगा। ये नहीं कि आपका अगर 5 लाख से अबव होगा तो उसका इंश्योरेंस प्रोवाइड कर, नो,
वो 5 लाख से बिलो, इनकी लेस देन और इक्वल टू अमाउंट का वो इंश्योर प्रोवाइड कराता है DICGC। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। अब DICGC के कुछ फीचर्स या फंक्शन देख लेते हैं। If the customer has account in different banks, they all account are insured into a maximum of rupees 5 lakh। यानी कि कोई अगर कस्टमर का अकाउंट अलग अलग बैंक में है, फॉर एग्जांपल किसी का अकाउंट, मान लो आपका अकाउंट कैनरा बैंक में है और मेरा अकाउंट जो है वो यूनियन बैंक में है, तो अगर अलग अलग होगा वो तो है ही है, लेकिन फॉर एग्जांपल आपका एक अकाउंट तो कैनरा बैंक के अंदर में, एक यूनियन बैंक के अंदर में, यानी कि आप ही का ही एक अकाउंट, आपका ही, आप सिंगल इंडिविजुअल हैं और आपका अकाउंट दो या फिर उससे ज़्यादा अकाउंट्स में या एक से ज़्यादा बैंक के अंदर में अगर आपका अकाउंट है, तो जो भी बैंक होगा वो आपको इंडिविजुअली आपके अलग अलग अकाउंट के अंदर में 5 लाख का DICGC के अंडर प्रोवाइड कराएगा, 5 लाख का इंश्योर। ओके, अगर आपका मान लो ये नहीं है कि एक इंडिविजुअल का अगर एक से ज़्यादा बैंक के अंदर में अकाउंट है तो 5 लाख का इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगा हर पर्टिकुलर डिफरेंट अकाउंट के अंदर में, यानी कि कैनरा बैंक में आपको अलग से 5 लाख का इंश्योर मिलेगा और यूनियन बैंक के अंदर में अलग से मिलेगा। लेकिन एक डाउट हो रहा था कि अगर हमारा एक सिंगल अकाउंट में, मान लो यूनियन बैंक में ही आपका एक से ज़्यादा अकाउंट है, तो क्या होगा? तो अगर आपका एक ही बैंक के अंदर में एक से ज़्यादा अकाउंट है तो भी वो आपको पर्टिकुलर अकाउंट पे इंडिविजुअली इंश्योर प्रोवाइड कराएगा, यानी कि अगर आपके दो अकाउंट है तो दोनों में ही ईच अकाउंट में आपको 5 लाख रुपीज मिलेंगे। वही ये कह रहा है, इफ देयर आर मोर अकाउंट्स इन सेम बैंक, अगर एक ही बैंक के अंदर में ज़्यादा अकाउंट है तो वो भी एक सिंगल अकाउंट की तरह ट्रीट होंगे, यानी कि आपको दोनों ही अकाउंट में 5 लाख रुपीज का क्या मिलेगा? इंश्योरेंस मिलेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड बाय द इंश्योर्ड बैंक इटसेल्फ। अब ये जो भी इंश्योर्ड बैंक होता है, इनकी जो भी बैंक है, जिस भी बैंक के अंदर में कस्टमर का अकाउंट है, तो जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो पेड किया जाएगा दैट बैंक इटसेल्फ, यानी कि कस्टमर को कोई भी प्रीमियम पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपको DICG यानी कि डिपॉजिट पे जो भी इंश्योरेंस प्रोटेक्शन मिलती है वो कस्टमर को क्या मिलती है? फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। ओके फ्रेंड्स, let's move to our next point. The corporation has the power to cancel the registration of an insured bank if it fails to pay the premium for 3 consecutive half year period। यानी कि कॉरपोरेशन के पास पावर होती है कि वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है किसी भी इंश्योर्ड बैंक की। अगर मान लो कोई भी बैंक है उसके अंदर में किसी कस्टमर का किसी का अकाउंट है, फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट है, और अगर बैंक अनेबल है वो इंश्योरेंस का प्रीमियम करने में तीन कॉन्जिक्यूटिव हाफ ईयर पीरियड्स, मीन्स कॉन्जिक्यूटिव हाफ ईयर पीरियड्स तक अगर वो अनेबल हैं, बैंक का उस इंश्योर्ड बैंक जो है वो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने में अनेबल है, तो बैंक कॉर्पोरेशन के पास पावर होती है कि वो उसका रजिस्ट्रेशन क्या कर सकता है? कैंसिल कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी कोऑपरेटिव बैंक फ्रॉम मेघालय, चंडीगढ़, लक्षद्वीप and Dadar Nagar Haveli are some of exceptions which are not covered by DICGC। पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी होती क्या है। तो जो हमारी प्राइमरी क्रेडिट एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी क्या होती है, वो एक तरीके की एक रूरल क्रेडिट प्रोवाइड कराता है फार्मर्स को, ताकि वो अपनी फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर सके। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी एक तरीके का रूरल क्रेडिट होता है जो कि क्या करता है, फार्मर्स को फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, वो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, इसीलिए एक रूरल क्रेडिट प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अंदर क्या क्या होता है कि हमारे को जो फार्मर होता है उसको शॉर्ट टर्म लोन भी दिया जाता है और उसको मीडियम टर्म लोन भी दिया जाता है। शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन दिया जाता है फार्मर को ताकि वो अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर सके। तो अब आपको समझ में आएगा व्हाट इज प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो होती है ये एक रूरल क्रेडिट होता है जो कि फार्मर रूरल क्रेडिट होता है, फार्मर्स को दिया जाता है ताकि वो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, उनकी रिक्वायरमेंट को वो मीट कर सके, इसीलिए प्रोवाइड कराया जाता है। और इसके अंदर में उनको शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है और मीडियम टर्म लोन दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स,
ताकि वो अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकें। तो आपको आ गया प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। और जो हमारी कोऑपरेटिव बैंक होते हैं मेघालय के, चंडीगढ़ के, लक्षद्वीप के, दादर नागर हवेली की जो भी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी होती है और कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं मेघालय, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, ये कुछ एग्जेम्पशन होते हैं जो कि कवर्ड नहीं होते हैं DICGC के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका हम थोड़ा ब्रीफ रिविजन कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो आपको पहले हमने पढ़ा कि DICGC क्या होता है। DICGC एक 100% सब्सिडरी है RBI की, जो कि जो भी कस्टमर का इन डिपॉजिट होता है किसी पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर में, तो उसके ऊपर वो इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है। ओके, एंड इसके अंदर में हमारे सारे कमर्शियल बैंक्स आते हैं और कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं, बट हमारे प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी कवर नहीं होती है DICGC के अंडर। DICGC जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था 15 जुलाई 1978 को DICGC एक्ट 1961 के अंडर। ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है सभी अकाउंट्स के ऊपर, सभी डिपॉजिट्स के ऊपर। ओके, फिर आता है कौन कौन से बैंक होते हैं जो इंश्योर्ड करते हैं DICGC को। कमर्शियल बैंक करते हैं और हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स करते हैं। प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज इंश्योर्ड नहीं होती है DICGC के द्वारा। फिर आता है कि DICGC क्या इंश्योर करता है। DICGC जो होता है जब हमारा कोई भी बैंक करप्ट हो जाता है या कोई भी बैंक फेलियर हो जाता है, बैंक लॉस में जाता है, तो वो कुछ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है कुछ अकाउंट्स पे, जैसे कि हमारा सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, करंट, रिकरिंग, इन सारे अकाउंट्स के ऊपर में वो हमको क्या प्रोवाइड कराता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है। बट जो फॉरेन गवर्नमेंट के डिपॉजिट होते हैं, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के डिपॉजिट, इंटर बैंक डिपॉजिट, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ में जो होते हैं, कोई भी अकाउंट अमाउंट जो किसी भी अकाउंट पे ड्यू की जा रही है इंडिया के आउटसाइड, वो सारे, या फिर कुछ ऐसी अमाउंट जो कि स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड होते हैं कॉर्पोरेशन के द्वारा RBI से पहले अप्रूवल लेके, तो वो सारे जो होते हैं वो हमारे इंश्योर्ड नहीं होते हैं किसके, बाय DICGC। फिर हमने देखा कि जो हमारा मैक्सिमम अमाउंट जो इंश्योर्ड करता है DICGC वो होता है 5 लाख। 5 लाख लेस देन और इक्वल टू जो अमाउंट होती है, यानी कि 5 लाख से कम और 5 लाख तक, यानी कि 5 लाख से कम और उसके बराबर तक के अमाउंट को वो इंश्योर्ड करता है, उससे ज़्यादा की नहीं करता है। फिर उसके बाद में आता है हमारा कि DICGC के क्या फंक्शन थे। तो DICGC में दो चीज, इसमें दो चीज़ थी कि अगर आपका दो बैंक के अंदर में एक सिंगल पर्सन का अकाउंट है, तो वो अलग अलग अकाउंट के ऊपर 5 लाख रुपए का इंश्योर प्रोवाइड कराएगा। और अगर एक सिंगल बैंक के अंदर में आपके मोर देन वन अकाउंट है, तो वो हर अकाउंट को सिंगल अकाउंट कंसीडर करेगा और हर सिंगल अकाउंट के ऊपर वो 5 लाख का इंश्योर प्रोवाइड कराएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है वो हमारा इंश्योर्ड बैंक खुद ही प्रोवाइड कराता है। इसका मतलब ये होता है कि जो कस्टमर होता है उसको जितना भी इंश्योरेंस प्रोटेक्शन मिलता है वो हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अगर हमारा कॉर्पोरेशन के पास ये पावर होती है कि अगर आप 3 consecutive हाफ ईयर पीरियड तक कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं करते हैं, तो हमारा कॉर्पोरेशन क्या करता है, उसके पास ये पावर होती है कि वो उस इंश्योर्ड बैंक का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं मेघालय से, चंडीगढ़ के, लक्षद्वीप और दादर नागर हवेली के, ये कवर नहीं होते हैं DICGC के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपको सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आई विल ट्राई टू रिजोल्व ऑल योर डाउट एज सुन एज पॉसिबल। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड वन मोर थिंग, हम मेरे को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं जो हमने प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, उससे रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन ये है कि डीमेट अकाउंट क्या होते हैं हमारे। ओके फ्रेंड, ये आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिएगा। ये हमने प्रीवियस सेशंस में पढ़ चुके हैं। जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो किस एक्ट के तहत आते हैं, किस एक्ट के अंडर आते हैं, वो आप बताइएगा। और नॉन कमर्शियल बैंक किस एक्ट के अंडर आते हैं वो भी आप बताइएगा। कमेंट सेक्शन में इनका आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स। ये तीन कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत बेसिक है क्योंकि हम ऑलरेडी इनको पढ़ चुके हैं। तो नॉन कमर्शियल बैंक किस एक्ट के अंडर आते हैं, कमर्शियल बैंक किस एक्ट के अंडर आते हैं, और डीमेट अकाउंट किस क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स इन सब का आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आई विल आंसर these question in my next session. And friends, from today onwards, tomorrow onwards, we will start our English session also, in which we covered vocab. We will start vocab, and
if you like this video, please subscribe my channel and like this video and share this video as much as you can. And please do attend the vocab session also. It is also beneficial for you. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस चैनल से बेनिफिटेड हो रहे हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा. बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग.